बट साहब बहुत से हमें दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, स्वीडन या पुर्तगाल कौन सी कंट्री बेटर है? अच्छा, इन दोनों कंट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस के अंदर ना। फॉर एग्जांपल, दोनों की एक ऐसी ऐसी अच्छी चीज है कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अब डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो पुर्तगाल का स्वीडन के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जितना इजी सिस्टम पुर्तगाल ने रखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन देने का, बेशक आप पुर्तगाल के अंदर लीगल वे से आए हो या आप किसी और कंट्री से आ रहे हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप किसी तरह यूरोप पहुंचे हो, जिस तरह भी आप पहुंचे हो, या आप किसी कंट्री में थे, आपके डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं, वहां पे आपके रीन्यू नहीं हो रहे और आप चाहते हो आपको ईयू के किसी न किसी मुल्क के डॉक्यूमेंट्स मिले, तो जितना इजी वे पुर्तगाल का था अभी तक, अभी भी कुछ ऑप्शन है, हम उसके बारे में हम बात करेंगे, उतना किसी का भी नहीं था। उसमें क्या होता था, आप अपनी फाइल ला करवाते थे, आप जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते थे वहां पे, फिर वहां पे क्यू सिस्टम है, वो आपको क्यू में लगा देते थे। ठीक है, क्यू में लगाने के बाद जैसे ही आपका टाइम आता था, आपको वो ईमेल वगैरह करते थे, आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाते थे, और वो आप उसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में बेतहाशा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। स्वीडन में पेपर लेने का एक मतलब सिस्टम ही एक अलग से है। लेकिन उसका पुर्तगाल में क्या, अगर आप 2 साल से भी रह रहे हो, आपने सिर्फ पिछले 2 सालों में सिर्फ 6 माह के टैक्स दिए हैं, 1.5 साल के नहीं दिए, तो पुर्तगाल जब आपके पेपर का टाइम आता था, उन 6 माह के टैक्स पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता था, 2 साल का रेजिडेंट कार्ड देता था। और टैक्स भी कितना है उसमें, सिर्फ 200 यूरो पर मंथ, तकरीबन अराउंड 200 यूरो बनता है। ठीक है, और आपको जॉब वगैरह भी आप कर सकते हो कहीं पे भी, जैसे स्पेन में आप पदरून करवाने के बाद जॉब अलाउ नहीं है, लेकिन पुर्तगाल में आप जब अपनी फाइल करवाते हो उसके बाद आप काम कर सकते हो। जो आपको जॉब मिलती है उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाने के बाद आप वहां पे कंटिन्यू करो, और अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि 2 साल में अगर आपने 6 माह भी टैक्स दिया है, तो आपको 2 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, फिर आपको वो 3 साल का रेजिडेंट कार्ड देता है, उसके बाद आप परमानेंट और पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो। इतनी जल्दी से कोई भी मुल्क पेपर नहीं देता, और जितने इजी वे से पुर्तगाल देता है। उसके बाद इसमें यह कि अगर अब जैसे यूयू का लॉ नहीं है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नेशनलिटी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ पुर्तगाल ऐसा मुल्क है, अगर वहां पे कोई बच्चा पैदा होता है, माँ बाप के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी रेजिडेंट कार्ड नहीं है, तो उस बच्चे को नेशनलिटी मिल जाती है। और मेरे कई जानने वालों को मिली है, ये ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात है। मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बच्चा, वो स्वीडन में रहते थे, टेम्परेरी कार्ड था, अब वो चाहते थे उनका जो बच्चा है वो किसी तरह सिक्योर हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जब उनका डिलीवरी का टाइम आया, वो जो मेरा दोस्त था वो अपनी वाइफ को लेकर पुर्तगाल चला गया, वहां पे उन्होंने बच्चा डिलीवर किया। उसके तकरीबन 2-3 माह बाद उनके बच्चे को पासपोर्ट मिल गया। अब ठीक है, उनके जो भी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अभी चल रहे हैं, लेकिन अब देखो कि एक बंदे के पास कोई भी स्टेटस नहीं है उनके माँ बाप के पास, लेकिन बच्चे को उन्होंने नेशनलिटी दे दी। ये एक बड़ा अच्छा सीन है। अब इन सारी चीजों को रखकर आप स्वीडन के साथ कंपेयर करोगे ना, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। स्वीडन में इमिग्रेशन सिस्टम इंतहाई सख्त है। आप वर्क परमिट पे हो, आप सेम जॉब पे रहोगे, आपका एक मंथ का भी टैक्स नहीं कम होना चाहिए, आपकी 4 साल में एक भी इंश्योरेंस ना गई हो किसी भी मिस्टेक की वजह से, यानी कि आपने जान के पे नहीं की, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, आपको रिजेक्शन मिलेगी। आपको कुछ स्पीडिंग के 2-3-4 फाइन हो गए हैं, आपको इस पे भी वीजे पे रिजेक्शन मिल जाएगी। मतलब ये स्वीडन ऐसा सिस्टम है कि इमिग्रेशन जो 4 साल आपने गुजारने हैं, आपको सही सख्त तरीके से लेके चलता है, और छोटी छोटी गलतियों पे ये आपको पनिश करता है। आजकल जैसे सख्ती इन्होंने हद से ज्यादा बढ़ा दी है। अगर आप जैसे सैलरी की रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं, अगर आप 20,000 रुपये को बंदा काम कर रहा है, उससे मालिक कहता है ठीक है, माइग्रेशन ने सैलरी की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, मैं तुम्हें 28,000 देता हूँ, इन इस चीज पे भी रिजेक्शन है, क्यों जी 18 से 28 क्यों की, 20 से 28 क्यों की। तो इनका जो इमिग्रेशन सिस्टम है ये बड़ा टफ है। ये अब चलो, मतलब मैं सादा मिसाल लेता हूँ कि सुई का जो सुराख नहीं होता उसमें से बंदे को निकाल कर फिर ये पीआर हाथ में थमाते हैं, इतना आसान नहीं है। ऑन दी अदर हैंड पुर्तगाल में बहुत ईजी है। अगर हम बात करें इन दोनों कंट्रियों को बिजनेस को लेके, तो पुर्तगाल में ऐसा मुल्क है कि अगर आप उसमें जॉब वगैरह करोगे तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे पुर्तगाल में जो गवर्नमेंट की सैलरी है वो 700 यूरो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। उसमें से आपने अपना हाउस का खर्चा भी देना है, रेंट भी देना है आपने, उसमें अपने ग्रासरी भी पूरी करनी है, और अगर आप पाकिस्तान इंडिया कहीं से बिलोंग करते हो, अपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है पीछे, तो अब देख लो आप 700 यूरो में क्या कर सकते हो सैलरी के अंदर। मुझे नहीं लगता आप सर्वाइव भी करो, मुश्किल से आप अपना खर्चे निकालोगे, घर वालों को आपने क्या बेचना है। लेकिन स्वीडन के अंदर सैलरीज अच्छी हैं, आप अपने आप को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, पाकिस्तान भी आप अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर आप पुर्तगाल में आपको बिजनेस करते हो, आप छोटी मोटी मोबाइल की शॉप बना लेते हो, उसके अलावा अगर आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह बनाते हो, तो आप अच्छे पैसे बना सकते हो। काफी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने छोटी छोटी मोबाइलों की शॉप को एक दो नहीं कितनी बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ओपन करने में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब 6-7 हज़ार यूरो में आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जबकि स्वीडन में कुछ 6-7 हज़ार यूरो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है।
कम से कम आप 1 मिलियन के राउंड जाओगे तो आप थोड़ा बहुत बेहतर बिजनेस कर सकते हो। उसमें भी कितनी इनकम होगी, कितना पैसा आएगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़दीक स्वीडन को इतना बिजनेस फ्रेंडली मुल्क नहीं है। अच्छा, अब हमने कवर क्या किया कि अगर आप इमिग्रेशन का मुकाबला कंपैरिजन करते हो पुर्तगाल और स्वीडन के साथ, तो पुर्तगाल एक बहुत ईजी मुल्क है। अब लिविंग स्टैंडर्ड का मुकाबला करते हो तो स्वीडन बहुत बेहतर है लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से पुर्तगाल से। यहाँ की जो अकोमोडेशन है, जो यहाँ पे सिस्टम है, मतलब किसी भी तरह आप रोड्स देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या हेल्थ केयर देख लो, तो स्वीडन का बहुत बेहतर है। लोग अच्छी इनकम लेते हैं जिससे वो अपनी अच्छी लिविंग बनाते हैं, जिससे लोगों के पास अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे मोबाइल्स हैं। अब ये तभी ले सकते हो जब आपकी इनकम अच्छी होगी। तो स्वीडन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्वीडन का जो है आप रेजिडेंट कार्ड या परमानेंट देने का तरीका वो बड़ा सख्त है। उसमें आपको जो है ना रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसे फुलफिल करना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू पुर्तगाल। अब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब स्वीडन में नहीं सेटलमेंट होती, बल्कि बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं जो स्वीडन में देखा कि हमारी सेटलमेंट नहीं होगी, वो पुर्तगाल चले गए। वही तरीका उन्होंने पुर्तगाल जाके फाइल ला करवाई, सुबह उन्होंने अपने टाइम का वेट किया, जैसे ही उनकी ईमेल वगैरह आई उन्हें डिपार्टमेंट से, उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिए, कॉन्ट्रैक्ट लगाया और उन्हें पेपर मिल गए। अब कितने लोग हैं जो यहाँ पे सेफ है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्लान बी की तरह पुर्तगाल से पेपर लेते हैं। स्वीडन का तो इमिग्रेशन सिस्टम थोड़ा टफ है कि वो यहाँ रहने के बावजूद प्लान बी के तौर पर, सेफ्टी के तौर पर वो पुर्तगाल से पेपर लेते हैं और पुर्तगाल उन्हें पेपर दे भी देता है। तो पुर्तगाल बेस्ट है अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अगर आप अभी भी किसी भी मुल्क में हो, आपको नहीं समझ आ रही कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह लेने हैं, तो आप पुर्तगाल अभी भी ट्राई मार सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने कोई आर्टिकल 92 के तहत एक नया रूल निकाला हुआ जिसमें आप स्टडी वीजे वगैरह पे अप्लाई करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले सकते हो स्टडी वीजे पे। आप उसको भी आप चेक कर सकते हो। लिविंग स्टैंडर्ड स्वीडन का बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस पे जाते हो तो फिर भी जो है पुर्तगाल बुरा नहीं है। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, आप पुर्तगाल जाओ, वहाँ पे वो बिजनेस वगैरह कर सकते हो आप अपना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला नहीं है, फिर स्वीडन। जैसे कोई बंदा ना ईयू कंट्री से मूव होना चाहता है, ग्रीस से, स्पेन से, किसी भी मुल्क से, फिर मैं कहूँगा स्वीडन बेहतर मुल्क है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आपने आपने आप किसी ना किसी तरह लीगल करना है, तो फिर जारी बात है आपको पुर्तगाल, स्पेन, इनमें से कोई ना कोई मुल्क चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें अगर महंगाई देखो तो स्वीडन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सैलरीज वगैरह अच्छी हैं, तो आप सारा कुछ आप कवर कर सकते हो। फैमिली बुलाने के लिए पुर्तगाल भी आसान है, वहाँ भी आप फैमिली बुला सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। और स्वीडन भी आसान है, दोनों ही है। स्वीडन में रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप वर्क वीजे पे हो तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सको। आपके पास हाउस रेंट भी हो, अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनकी मेंटेनेंस कास्ट भी आपने कवर करनी है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स पुर्तगाल के अंदर नहीं है। जो मौजूदा हालात हैं, अगर आप पुर्तगाल में फैमिली बनाना अभी भी थोड़ा ज़्यादा आसान है। वहाँ परमिट का थोड़ा मसला, परमिट आसानी से नहीं मिलती, जब से उन्होंने पीछे से रोक लगाया हुआ है। अब वो फाइल वगैरह लॉक नहीं करवाने दे रहे, क्योंकि वो इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी वो चेंज कर रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में वो ओपन हो, जैसे उन्होंने आर्टिकल 92 के तहत अभी ये स्टूडेंट वीज़ा वगैरह शुरू किया, तो हो सकता है फ्यूचर में वो दूसरी भी जो है अपनी ओपन कर दें। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन दोनों मुल्कों को लेकर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब बेहतरीन हो गया, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है हमें, तो आइंदा भी आपसे ऐसी नॉलेज लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, चलो।